करेले की खेती हमारे पूरे इंडिया में की जाती है और जो भी किसान भाई करेले लगाते हैं उनको पता है करेले की फसल में कौन कौन से रोग आने वाले हैं। तो करेले की फसल में एक रोग आता है बहुत ही खतरनाक, जिसका नाम है लीफ कर्ल वायरस, जिसके लिए कोकरा के नाम से भी बोला जाता है। तो क्या रोग है, क्या इसकी पहचान है और किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं, कहाँ से यह रोग फैलता है, आइए जानते हैं A to Z पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले किसान भाई जान लेते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि यही रोग इसमें लगा हुआ है। सबसे भयंकर अटैक देखा जाए तो इस पौधे, यह है करेला का पौधा, इसमें इस प्रकार से अटैक होता है। इस रोग का तो जो पत्तियां हैं सिकुड़ने लगती हैं और पूरा पौधा इस प्रकार से, जो पहले की पत्तियां हैं इस प्रकार से हो जाती हैं, जो टहनियाँ निकलती हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार से पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। अधिकतर किसान भाइयों की फसलों में हमने इस साल यह रोग देखा है, इसलिए हम इस पर हमने रिसर्च की है और इस पर हम पूरी बात करेंगे। जो फल हैं कुछ इस प्रकार से आने लगते हैं टेढ़े टेढ़े, तो कुछ बाज़ार भाव नहीं मिलता है और पूरी फसल ही ख़राब हो जाती है। पूरा प्लॉट ही इस वायरस की चपेट में आ गया है और पूरा प्लॉट ख़राब हो चुका है। अब हमने पौधा देख लिया है। जब भी आपकी फसल में इस प्रकार की कंडीशन हो तो आप समझ जाना कि हमारी फसल में लीफ कर्ल वायरस है। आप जानते हैं कि यह लोग फैलाता कौन सा वायरस है, वायरस का क्या नाम है। इस वायरस को सबसे पहले टमाटर की फसल पर 1995 में दिल्ली में देखा गया था, इसलिए इस वायरस का नाम रखा टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस। इसलिए इसे शॉर्ट में कहते हैं TLCNDV। जब से वैज्ञानिकों ने इस पर नज़र रखी और लगातार इस पर रिसर्च करते रहे। सबसे पहले इस वायरस का अटैक है जो सोलेनेसी कुल के पौधों पर होता था, जैसे टमाटर, मिर्च और बैगन, इतनी फसलों पर सबसे पहले इसका अटैक देखा गया। इसके बाद में धीरे धीरे यह वायरस कुकुरबिटेसी सब्जियों की तरफ फैलना शुरू हुआ। चाहे करेला हो, चाहे खीरा हो, चाहे गिलकी हो, चाहे तोरई हो, चाहे कद्दू हो, 5 ही फसलों में यही रोग लगता है। किसान भाई कि यह वायरस कौन कौन सी फसलों पर अटैक करता है, कौन कौन सी फसल में यह रोग लगता है। इस प्रकार से अटैक होता है, इस प्रकार से पत्तियां मुड़ने लगती हैं कोमल, और जो फल आते हैं वो भी कुछ काम के नहीं होते हैं। इसी प्रकार से पूरी बेल हो जाती है। यह है तोरई की फसल। इस प्रकार से गिलकी के भी पत्ते हो जाते हैं और बेल है जो इसी प्रकार से हो जाती है। इसका भी उत्पादन बिल्कुल नहीं मिलता है। फल जो आते हैं टेढ़े टेढ़े आते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और कुछ हमारी फसल सही है, कुछ इसमें ख़राब पौधे हैं। तो किसान भाइयों, गिलकी की फसल भी और करेला की फसल हमारी पास पास में लगी है, इसलिए करेला की फसल में सबसे पहले अटैक हुआ था। उसके बाद में गिलकी की फसल पर भी इसका अटैक हो गया है। तो इसलिए यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है कीटों के माध्यम से। इसलिए पहले करेले में लगा, उसके बाद में गिलकी में लग गया। वो वहाँ तोरई लगी थी तो उसमें भी लग गया, और खीरा भी लगा है इसी खेत में, तो खीरा भी इसी प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से खीरा, गिलकी और तोरई और करेला, 4 ही फसलों में यह रोग लगता है। 4 फसलें हमारी यहाँ लगी थी और इसके बाद में हमारी लौकी लगी थी। लौकी में यह रोग नहीं फैला है, बस लौकी भर बची हुई है इस खेत में, और जितनी भी बेल वाली सब्जियाँ थीं उन सभी में इसका अटैक हो गया है। तो इस प्रकार से भयंकर अटैक हुआ है। आप पूरा खेत देख सकते हैं, एक भी पौधा नहीं बचा हुआ है। अब जानते हैं किसान भाई कि यह रोग फैलता कैसे है हमारे खेतों में। सबसे पहले जो भी वायरस वाली बीमारियां होती हैं वो अधिकतर फैलती हैं एक दूसरे के माध्यम से। जिस प्रकार से कोरोना वायरस आया था, हमारे अंदर कहाँ से फैलता था, हवा के द्वारा और किसी भी चीज़ को छूने से, मतलब संपर्क के द्वारा। इसी प्रकार से वायरस, जितने भी वायरस होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, ना ही वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जा सकते हैं। लेकिन यदि उसके लिए कोई माध्यम मिल जाता है तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है ये फैलाती है सफ़ेद मक्खी। वो आपने अधिकतर देखा होगा कि जितने भी वायरस वाली बीमारियां होती हैं, चाहे वो येलो मोज़ेक वायरस हो, चाहे लीफ कर्ल वायरस हो, अधिकतर सफ़ेद मक्खी ही इसके लिए फैलाती है। इसके अलावा यदि आपकी फसल में माहू का अटैक है तो वो भी फैला देती है, और हरे मच्छर का अटैक है तो वो भी एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसप्लांट कर देता है इस वायरस के लिए। आपके पौधे में रस चूसक कीट लगे हुए हैं तो बहुत ही जल्दी आपके पूरे खेत में यह वायरस फैल जाएगा और बर्बाद कर देगा। तो इसलिए आपको शुरुआती अवस्था में कहा जाता है कि रस चूसक कीटों के लिए 8 दिन के अंतर पर कोई भी स्प्रे लेते रहें, तो आपकी फसल इन सभी खतरनाक वायरस से बच जाती है। जानते हैं किसान भाई कि इसका कंट्रोल हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यह एक वायरस वाली बीमारी है, तो वायरस वाली बीमारी का हम कंट्रोल, ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो कि वायरस वाली बीमारी को ख़त्म कर सके, क्योंकि इसका अटैक सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। तो वहाँ पर भी कोई दवाई काम नहीं करती है सेल के अंदर।
इसलिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ इससे हम अपनी फसलों की बचा सकते हैं कि हम इस वायरस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब भी आप कोई फसल लगाएं, जिन फसलों में यह रोग लगता है, तो पहले आसपास के खेतों में देख लें कि यदि इन जो हमने फसलें बताई हैं इनमें से कोई भी फसल आसपास के खेतों में लगी है, उसमें भी इसी रोग का अटैक है, तो आप आसपास के खेतों में इस फसल को मत लगाना। बहुत ही जल्दी अटैक होगा आपकी फसल पर, आपकी फसल भी पूरी ख़राब हो जाएगी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आपकी फसल आप लगाते हैं, वो उसका जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद में 2 से 4 पत्तियाँ होती हैं, उसकी वृद्धि होती है, बेल आती है। उस समय पर आपको देखना है कि कहीं ऐसा कोई पौधा तो नहीं जिसमें इस रोग का अटैक है। यदि इस रोग का अटैक है तो उसको उखाड़ करके तुरंत कहीं दूर मिट्टी में दबा देना है, तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जब भी आपकी फसल में इस रोग का अटैक दिखे, कुछ पौधे दिखें, तो सबसे पहले आपको सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना है। यदि सफ़ेद मक्खी का अटैक है तो नहीं है, माहू को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए सभी अधिकतर दवाइयाँ हैं जो लस चूसक कीटों के लिए दवाइयाँ डाली जाती हैं, जैसे इमिडाक्लोपीड, एसिटामिप्रिड। इसके अलावा बहुत से मार्केट में दवाइयाँ हैं जो कि लस चूसक कीटों को कंट्रोल करती हैं, तो उनको आपको तुरंत कंट्रोल करना है, जिससे पौधे में एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग फैलने से बच सके। जब तक आपको पत्तियों पर इसके लक्षण दिखेंगे, जब तक तो पूरे खेत में फैल ही चुका होता है। तो इसलिए जब भी आपको एक भी पौधा दिखे तुरंत हटा देना है, कोई भी मक्खियाँ दिखें तो उसको तुरंत कंट्रोल करना है। अगला पॉइंट ये है कि जिन खेतों में जो हमने फसलें बताई हैं, यह फसलें लगी हैं, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च और कद्दू बागी जितनी फसलें हैं, खीरा, करेला, और उनमें अटैक था, तो उसमें आपको कोई भी ऐसी फसल नहीं लगानी है जिसमें यह रोग लगता है। इसके अलावा आपको अपने खेतों में जो भी खरपतवार होते हैं उसको निकालते रहना, उससे भी कीटों का अटैक ज़्यादा होता है और जो रोग हैं ज़्यादा फैलते हैं। और साथ में आपको जो भी पिछली फसल के अवशेष डले हुए हैं, जैसे टमाटर लगाते हैं उसके बाद में कई किसान भाई टमाटर के डंठल होते हैं जो खेतों में पड़े रहते हैं, तो उसको हटा देना है, उससे भी रोग फैलने का चांस बढ़ जाता है। और मेन बात यही है कि आपको सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना है जल्द से जल्द। जब भी आपकी फसलों में सफ़ेद मक्खी का अटैक दिखे तो आपको तुरंत उसका कंट्रोल करना है। इस प्रकार से आप अपनी फसल के लिए बचा सकते हैं। यदि किसान भाइयों, जब भी आपकी फसलों में इस प्रकार का कोई भी वायरस वाला रोग लगता है और आप दुकानदार के पास में जाते हैं, तो दुकानदार आपके लिए कई प्रकार की दवाइयाँ पकड़ा देगा। उसको ये मतलब नहीं है कि किसान का बजट कितना हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है। उसके लिए यह मतलब है कि हमारा माल बिके और बस। इसलिए आपको ध्यान देना है कि यदि कोई भी फसल हो वो उसमें वायरस वाली बीमारी का अटैक है, तो वो किसी से कंट्रोल नहीं होने वाला है। सिर्फ आप उसको फैलने से रोक सकते हैं। तो आप कोई भी लस चूसक के लिए कोई भी ऐसी दवा ले आइए जो भी कीट आपकी फसल में लगा है। जैसे सफ़ेद मक्खी लगी है तो उसकी दवा लाइए, और जो माहू लगी है तो उसकी दवा लाइए, और हरा मच्छर लगा है तो उसकी दवा लाइए। उसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये रोग है फैलने से बच जाएगा। इसलिए आपको इस प्रकार के झमेलों में नहीं पड़ना है और आपको अपना दिमाग लगा करके बस लस चूसक कीट को कंट्रोल करना है। उससे ही कंट्रोल हो सकता है। यदि उससे कंट्रोल नहीं होगा तो यह रोग कंट्रोल होने वाला नहीं है। आप उस फसल को निकाल करके दूसरी फसल लगा सकते हैं अगले सीजन के लिए। इस प्रकार से आप वायरस वाली बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। और यदि नहीं कंट्रोल होती दिख रही तो आप खेत खाली करके दूसरी फसल लगा सकते हैं जिनमें कि यह रोग नहीं लगता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी फसलों के लिए बचा सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।